dear students, this is me Mudita and once again welcome back to your own channel. So students, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में लास्ट डे आपको क्या करना चाहिए। कल क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे और साथ में आपको ये भी कि आपको किस तरीके से किन चीज़ों को पहले रिवाइज करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सब कुछ आपको बता दूं, इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप लास्ट डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन में जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही हमारा सक्सेस की होता है और अगर आपने रिवीजन को मिस कर दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 टिप है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूंगी, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी। तो लास्ट 1 डे प्रिपरेशन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही आपके मुट्ठी में होने चाहिए। आपने अब तक जो पढ़ा है, प्री बोर्ड के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, इससे पहले जो पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, है ना। जो भी पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है। ऐसा ना हो पहले जिन क्वेश्चन को आप सही करके आए हो, प्री बोर्ड में सॉल्व करके आए हो, बस आपने रिवाइज नहीं किया इसलिए वो आपसे छूट जाए। तो पहले जो पढ़ रखा है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। दूसरा, इस टाइम आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बहुत सारे क्वेश्चन पे ना फोकस करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो एक कॉन्सेप्ट से आप 50 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अपने 50 क्वेश्चन बना लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 51 क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। तो मेजर आपका होना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मुझे कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो जो आपने कर रखा है उन्हें करिए पहले रिवाइज और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज। इसके बाद एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूरत नहीं है करने की, एक बार उसको सॉल्यूशन देख लो। जहाँ पे आपने ट्यूशन की कॉपी में, स्कूल की कॉपी में अपने क्वेश्चंस लगा रखे हैं, उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ कि ऐसे किया था मैंने, इसकी ये ट्रिक लगाई थी, ये किया था, है ना। ऐसे इस तरीके से आप ज़्यादा चीज़ स्कोर कर पाओगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के देख लो। इसके बाद आपको देखिए बहुत ही अच्छा जो मटेरियल है वो है सपोर्ट मटेरियल। ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दिया जाता है और ये बहुत ही अच्छा है। इसके कंपैरिजन में आपको कोई दूसरी बुक नहीं मिलेगी। बस इसमें क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आंसर बताया होता है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ हो चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ हो, दोनों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हर चैप्टर से जितने भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस तरीके के क्वेश्चन है, मतलब आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, आपके किसी फ्रेंड के पास है जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से दिया जाता है, उससे आप लोग देख लीजिए। वहाँ से जितने भी आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लो। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी। आप 50 वीडियो देखो, उससे बढ़िया है सपोर्ट मटेरियल के आप 10-10 15-15 क्वेश्चन लगा लो, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगला है लास्ट, कि आपने जो भी बुक ले रखी है MCQ की, किसी ने ओसवाल ली होगी, किसी ने इडुकाट ली होगी, कोई सी भी बुक ले रखी है, उसमें से MCQ जो आपने पहले पढ़ रखे हैं उस पर टिक किया होगा, उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से गो थ्रू होना है आपको। सबसे पहले ये चीज़ें करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, NCERT को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सपोर्ट मटेरियल है तो वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन लगाइए, और आपने जिस भी बुक से MCQ पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू होइए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हमारे पास चैप्टर्स में है। सबसे पहले चैप्टर हमारा कौन सा आता है, चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर स्टूडेंट ने किया है, सबसे इजी चैप्टर है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, किन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करना है। तो इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको देखने हैं। यहाँ पे आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एक आपको क्वेश्चन दे दिया 2, 5, 6 अपॉन में
3, 4, 9 इस तरीके से कोई वैल्यू दे दी A/B। यहाँ पे आपसे पूछेगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे सिंपल तरीका है कि आपका पास जो डिनोमिनेटर है उसके आप फैक्टर्स कर लें, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, और उसके बाद आप बता सकते हैं। आपको पूरा बड़े नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्टर करके करें। दूसरा आपको इसमें क्वेश्चन मिलता है इस तरीके की 125/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 7 की पावर x, इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपके पास कोई भी नंबर है a/में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो अगर हमारा डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या 2 और 5 हो, ठीक है, इनकी कुछ पावर्स हो सकती हैं, तो हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है, और इसके अलावा कोई भी अदर नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी होती है, 2 की पावर में समथिंग नंबर है, जैसे 2 की पावर 4 है, तो आपको एक बार ये भी चेक करना है कि अगर ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कुछ भी कट रहा है, कुछ भी नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको पहले कैंसिल आउट करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही बताना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आ गया 125/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट देख लिया 2 और 5 है टर्मिनेटिंग हो गया, आपको देखना है कि भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5×5 जा 25। तो और यहाँ पे क्या है 125, यहाँ पे आपको पहले कैंसिल आउट करना है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, फिर जो बचा हुआ नंबर है उसके बाद आप देखोगे कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, फिर आप बताओगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड टॉपिक जो है आपका वो करना है आपको HCF एंड LCM, HCF एंड LCM विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टर अच्छे से बताए थे, ठीक है, कि को प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। इंट्रोडक्शन जब मैंने रियल नंबर का दिया था बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके आपको 2 या 3 नंबर के बीच में LCM HCF कैसे फाइंड करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दे दिया कि 8, 9, 17, यू हैव 3 नंबर, इनका आप HCF और LCM बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपको इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर करना होता है, उसके बाद देखना होता है कौन सा कॉमन हाईएस्ट डिजिट है, कौन सा लीस्ट कॉमन डिजिट है, उसके हिसाब से आप लोग HCF LCM फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। ओके, सो ये टॉपिक आपको ज़रूर करना है, यहाँ से ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आ रही हैं, बहुत आसान आसान चीज़ें करनी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि आपके पास एक फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे आपके पास कोई भी 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर में से जैसे उसने HCF दे दिया कि HCF आपके पास 8 है, ठीक है, इंटू LCM, और यहाँ पे 2 नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल नंबर A इंटू नंबर B, ठीक है, ये नंबर की वैल्यू दे देगा, अब बोलेगा LCM निकालिए, या फिर आपको क्या बोला उसने कि HCF निकालो, LCM, और ये दोनों नंबर दे दिए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई भी वो 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ निकालने को बोल देगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे आपसे जैसे एक नंबर निकालने को बोल दिया तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, LCM निकालने को बोल दिया तो इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसको बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 3 में से कोई एक चीज पूछ लेगा, इस फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिए बस। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये पूछता है कि भाई रैशनल एंड इरैशनल, क्योंकि रैशनल इरैशनल आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, तो रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। फिलअप बना देगा, क्वेश्चन बना देगा कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, रैशनल या इरैशनल। फॉर एग्जाम्पल 2 रैशनल नंबर हैं 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, तो इनका जो आउटपुट आएगा, इनका मल्टीपल आएगा, वो क्या होगा, रैशनल या इरैशनल होगा, ये आपको पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है रैशनल होगा। इसके अलावा वो पूछेगा कि एक रैशनल है एक इरैशनल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, या फिर पूछेगा 2 रैशनल नंबर का समीशन, 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 2 इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कैसा नंबर बनता है, इरैशनल या रैशनल। तो समीशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करना रैशनल इरैशनल का क्या आउटपुट देता है ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम आपको देखनी है, बस चैप्टर 1 में आपको इतना ही करना है, क्योंकि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, साथ में जो आपका AQ BQ वाले जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे वो भी नहीं आएंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारे पास क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का आधा पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है, यहाँ से आपके बस 2 टॉपिक आ रहे हैं जो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला टॉपिक आपको करना है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है, ये आप क्लास 9th में भी करके आए हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले आपको करना है। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी आपको दो तरीके से पूछेगा, ठीक है। कैसे? दो तरीके से पूछ सकता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक तो इस तरीके से आपसे पूछता है कि जैसे उसने आपको क्वेश्चन दे दिया 2x+5, बोलेगा इसका मुझे जीरोज बता दो। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल केवल एक ही नंबर है, तो कभी भी इस तरीके का आपको वैल्यू देता है तो हमें बस उसे जीरो के बराबर इक्वेट करना होता है, कुछ नहीं सॉल्व करना होता। तो यहाँ पे हम 2x+5 = 0 रखते हैं, तो हमारे पास 5 उधर जाके माइनस का बन जाता है और 2 नीचे आ जाता है, तो x = -5/2। दैट्स इट। जो भी वैल्यू दी है अगर उसमें एक ही वेरिएबल है, जीरो के बराबर इक्वेट करोगे आपको मिल जाएगा उसका जीरोस, ठीक है। ये तरीका होता है। दूसरा आपको क्वेश्चन देता है ax² + bx + c। इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास कोई इक्वेशन होगी, कोई पॉलिनोमियल होगी, और अब इसको आपको सॉल्व करके जीरोस बताना होगा। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जहाँ पे आपके पास x + a x + b के फॉर्म में जीरोज आते हैं, इनको फिर आप जीरो के बराबर इक्वेट करते हो, जीरोज बताते हो। तो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जीरोज फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। हमेशा जीरो के बराबर इक्वेट करना है और मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक आता है पॉलिनोमियल में, वो ये है नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है यूजिंग ग्राफ, ग्राफ का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 2 चैप्टर है ना, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया है कि कोई ग्राफ है, वहाँ पे अगर आपका कोई इस तरीके से प्लॉटिंग है, इस तरीके से प्लॉटिंग है, तो वहाँ नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिए। 2.1 में एक क्वेश्चन भी है, वो आप लोग कर लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता है हमारा ग्राफ, जितनी जगह पे शो करता है उतने जीरो। जैसे यहाँ पे 2 बार शो कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें 2 जीरोज होंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक भी जीरोज नहीं होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया आपको कि fx = x² - 5x + k। इस तरीके से कोई फंक्शन दे दिया और बोल दिया सो दैट अल्फा - बीटा = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दैट मीन यहाँ पे आपको वो कोई फंक्शन दे रहा है, कोई पॉलिनोमियल दे रहा है x² - 5x + k, और इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड करवाना सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। आपने ये पढ़ा है रिलेशन, जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किस तरीके से रिलेशन होता है। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज = -b/c एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/b, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से इसका यूज़ करके आप इक्वेशन फॉर्म करोगे। इक्वेशन को सिंपली एलिमिनेशन से सॉल्व करके, जो भी कंडीशन दिया है सॉल्व करके, वहाँ से आप लोग k की वैल्यू फाउंड करोगे। दूसरा इसका रिवर्स आता है, आपसे क्या बोलता है कि आपको जीरोज, क्वेश्चन में उसने जीरोज दे दिए कि जीरोज आपके पास है 4 एंड 5, या जीरोज 1/2 एंड 3/2, इस तरीके से आपको जीरोज दे दिए और बोला कि आप पॉलिनोमियल बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरोज से पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। पॉलिनोमियल मतलब आपको px फॉर्म करना है, जीरोज दे दिया, या फिर आपको क्या बोला, पॉलिनोमियल बता दिया, और वहाँ पे आपको सिंपल ये याद होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज = -b/a होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके जितने भी टाइप के ये क्वेश्चन बन रहे हैं सारे निकल जाएंगे। सेकंड चैप्टर से आपका बस इतना ही करना है, क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट आ रहा है और इसी पे कई क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अगला आपका है चैप्टर नंबर 3, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे सबसे पहले करना है, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपको करना है वो आपका है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बना के दी है, इंट्रोडक्शन टेबल। यहाँ पे आपको बता रखा है
कॉन्सेप्ट कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो किस तरीके का यहाँ पे कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट की सिचुएशन, पैरेलल लाइन कहाँ पे होगा, यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये जो टेबल है, इस अकेली टेबल से 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन या डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो सब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किस तरीके का ग्राफ प्लॉट करता है। यहाँ पे ग्राफ में पैरेलल लाइन आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी, कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये टेबल आपको अच्छे से क्लियरली याद करनी है। यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, और जो मेन थीम होता है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और बेसिक वालों को तो सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला आपका क्या है, यहाँ पे आपने अलग अलग मेथड किए हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन होंगी। आपको ये नहीं बोलेगा कौन सा मेथड लगाओ, आपको बस आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक तो करवाया गया है एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड वन इज रिडक्शन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तीसरा जो रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन पे जो क्वेश्चन बनते हैं रिडक्शन मेथड पे, वो काफ़ी लेंथी होते हैं, जैसे बोट स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम वाले। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इक्वेशन होती है वो हमें देखने में लगती है कि वो नॉन लीनियर है, उसको आपको लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को आधा दे सकता है। आपको कोई इक्वेशन दे दी कि 1/समथिंग एंड 1/समथिंग इक्वल टू, नॉन लीनियर टाइप की इक्वेशन दे दी और बोलेगा इसे लीनियर में कन्वर्ट करके क्या बनेगा। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से 1/समथिंग को u मान लेते हो, 1/समथिंग को v मान लेते हो। जैसे x + y है, इसको u मान लिया, x - v है, इसको v मान लिया, ठीक है। तो आपको इसको रिड्यूस करके एक पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इतना आपको सीख के जाना है, जिससे अगर आपको वो रिड्यूस करने को बोलता है तो आप सिंपली कर ले, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बनता है थर्ड के बाद, वो है आपका चैप्टर 6 विच इज़ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या करना है, देखिए ट्राइंगल में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं। यहाँ पे जो आपको थ्योरम करनी है, तो थ्योरम में एक तो है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, सेकेंड वन इज आपके पास है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इसके आपको प्रूफ पढ़ लेने हैं कि क्या होता है, उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और एक थर्ड वन है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। इस चैप्टर में आपको सिमिलैरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हुई हैं। तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी में आपको ये थ्योरम दिया जाता है, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अगर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी में। और इस पे बेस्ड आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू BC/EF, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है। जो साइड होती है, एरिया जो होता है इन दोनों का रेशो होता है, वो साइड के जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साथ में आपने ये भी पढ़ा है सिमिलैरिटी में कि इस तरीके से यहाँ पे x है, यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे x फाइंड करने को बोल देगा। तो आपने ये भी पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके बीच में कैसे रिलेशन होता है ना। तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर करना है, एरिया ऑफ सिमिलैरिटी पे ज़रूर करना है। आगे मैं आपको बता दूँ चैप्टर नंबर 8 और सपोर्ट मटेरियल के इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आप लगा लोगे तो बहुत अच्छा है। चैप्टर 8 आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको ट्रिगो की जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है, वो रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको पाइथागोरस अच्छे से लगाना आना चाहिए कि हमारा पाइथागोरस क्या कहता है। पाइथागोरस कहता है कि ये जो थर्ड साइड होती है इन दोनों साइड के परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि कॉट इक्वल टू 3/4,
ठीक है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट दे रखा है तो यहाँ पे बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। इसके बाद आप थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद जो भी वो रेशो पूछ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, जो भी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एक्स कुछ भी पूछ रहा है वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो फर्स्ट तो हो जाता है कि आपको रेशो अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, और रेशो याद भी होना चाहिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, जहाँ पे ये हमारा साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टैन थीटा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, ठीक है। सेकेंड वन, आपकी जो टेबल है, एंगल की जो टेबल है कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे हमारी साइन कॉस टेन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये टेबल को आपको ज़रूर रिवाइज करना है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दे देगा कॉस 30 प्लस साइन 30 अपॉन में समथिंग वैल्यू, तो यहाँ पे जब आपको वैल्यू याद आएगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें करनी है। इसके अलावा आपको कुछ तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस देता है, जैसे कि tan1, tan2, tan3, इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं उसका जो आंसर होता है उसका यूनिटी आंसर होता है, वन ही आंसर होता है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो 2-3 बार आप सॉल्व कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर हमेशा 0 आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको लगा के सॉल्व करना है। आइडेंटिटी भी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत बड़े प्रूव आपको ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएंगे, ना ही आपको करना है। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बेसिक चीज़ें कर लीजिए। अगर आप बेसिक चीज़ें कर लेते हो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन देता है कि आपके पास क्लॉक है, छोटी सुई यहाँ पे है, बड़ी सुई यहाँ पे है, बड़ी सुई स्वाइप करके यहाँ पे आती है, तो बताइए कितना एरिया कवर करेगी, या इस आर्क का लेंथ। तो यहाँ पे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि जब ये वॉच की बात कर रहा है तो इस पोर्शन के एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर लगने वाला है, कहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट लगने वाला है, आर्क लगने वाला है। घड़ी के क्वेश्चन कई बहुत सारे बन जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि घड़ी जो ये पूरा एंगल होगा, ये एक सर्कल है, पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है। और घड़ी में कितने डिवीजन होते हैं, 12 डिवीजन होते हैं। 360/12 कर दोगे तो 1 से 2 पे आने पे कितना मिनिमम एंगल होगा वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप थीटा फाइंड कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप सर्कल पढ़ रहे हो तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr², ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। इसके अलावा आपके पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर एन, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया कितना होता है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके पास, θ/360 इंटू πr²। इसका जब वो लेंथ बोलता है तो θ/360 इंटू 2πr। फॉर्मूला तो याद है, पर अप्लाई कहाँ पे क्या होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी घड़ी का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको विजुअलाइज करना है कि जब वो वॉच बोल रहा है तो स्वाइप करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देगा, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा आपको सेगमेंट ध्यान रखना है कि जब सर्कल है उसका एक पोर्शन इस तरीके से काट लेता है तो वो सेगमेंट होता है। सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला याद रखना है कि किस तरीके से होता है, r² π/θ 360 माइनस r² π/θ अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस कैपिटल R है। यहाँ पे सर्कल आपको क्वेश्चन केस स्टडी बना के दे सकता है, असर्शन रीजन में दे सकता है कि आपके पास 2 सर्कल है, इस वाले सर्कल का रेडियस कुछ है, इसका रेडियस कुछ है, इसका एरिया फाइंड करिए। अब बच्चे सोचते हैं पहले छोटे का फाइंड करें फिर बड़े का फाइंड करें, कैसे होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पाई r² माइनस r²। तो यहाँ पे आपको कैपिटल जो बड़ा वाला रेडियस है इसका स्क्वायर करना है, माइनस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर करना है, और पाई से मल्टीप्लाई तो एरिया निकल जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी, सबसे आसान चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए पेपर जो हो रहा है वो एमसीक्यू हो रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कोई भी चैप्टर आप छोड़ के जाओ। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हर चैप्टर की आप करके जाओ, जो आप कर सकते हो, जो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, आंसर आप कैसे भी कैलकुलेट कर रहे हो, ट्रिक से कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे जैसे कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर आना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कोशिश करो कवर हो जाए। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें आपके चैप्टर 15 की, तो यह अकेला केवल 3 नंबर का है और यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, बेसिक प्रोबेबिलिटी आप सभी जानते हो। ठीक है, पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपके जो पहले क्वेश्चन बनते थे क्लास 9th में वो तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज 0.5 या 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, उस इवेंट के ना होने की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। तो हमेशा 1 माइनस पी ऑफ ई को हमेशा हमें करना होता है। इसके अलावा क्लास 10th में हमारा जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस होता है वो होता है कार्ड्स। अब कार्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा देख लेना है कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। यहाँ पे भी आपके जो ग्रुप होते हैं वो 13 के 4 ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप में एक किंग होता है, हर ग्रुप में एक क्वीन होता है, तो टोटल 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है एस कार्ड। ठीक है, एस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड कौन से होते हैं, तो फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं। ठीक है, जिसपे मुंह बना होता है। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कार्ड्स पे बनते हैं कि नॉट क्वीन, क्वीन ना होने के, किंग होने के, तो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे। इसके अलावा जो आपका डाई होता था, है ना, डाई को उछालने का, तो ये क्लास 9th में एक डाई होती थी। अब 10th में वो आपको बोल देगा 2 डाई उछाल रहे हो। ठीक है, तो 2 डाई उछाल रहे हो तो आपके पास 36 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 2 डाई एक बार में उछाल रहे हो, तो इसका आपको पता होना चाहिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 3 1 3, ठीक है, 6 1, इस तरीके से 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कॉइन एक उछालते थे, अब आपसे बोलेगा 3 कॉइन एक साथ उछाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको बताया कि जितनी बार कॉइन में हमेशा क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो जितनी बार उछालते हैं 2 की पावर उतनी। अगर कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 3, कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज़ बनानी आनी चाहिए, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी में किन किन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्ड्स, क्योंकि ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा आपके पास कॉइन है, जहाँ पे 2 या 3 कॉइन होंगे साइमल्टेनियसली। इसके अलावा आपके पास है डाइस। ठीक है, डाई भी आपके पास 2 होंगी। इसके अलावा बॉल वगैरह तो होता ही है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं डिफेक्टेड पीस, कि इतने सही पीस है, इतने डिफेक्टेड पीस है, डिफेक्टिव को रिमूव किया। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस आप लगा लेते हो, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ स्पेल्स दे सकता है कि MNOPL, तो यहाँ पे आप निकालिए वॉवल होने की प्रोबेबिलिटी, कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस तरीके से आपको 3 ही नंबर आएगा, इसलिए इसको आप ज़रूर कर लें। 3 क्वेश्चन होगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हें ज़रूर रिवाइज कर लें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ एग्जामिनेशन। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।